सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज हम वर्णों के भेद पढ़ रहे हैं, जीव्या या अन्य अवयवों द्वारा जो है वर्णों के भेद, जिसमें हमने 2 भेद पढ़ लिए थे। कौन से? स्पर्श वर्ण और स्पर्श संघर्षी वर्ण। अब तीसरा है नासिक्य वर्ण। तीसरा कौन सा है? नासिक्य वर्ण। तो आज हम नासिक्य वर्ण पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है वे नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। नासिक्य वर्ण में जो उच्चारण करेंगे हम वर्णों का, तो वायु जो है वो मुख और नाक दोनों से निकलेगी, मुख से भी और नाक से भी। ठीक है। और नासिक्य वर्ण कौन से? सभी वर्ग के अंतिम 5वें वर्ण नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक। नंबर 4 पर है उच्छिप्त या ताड़न जात वर्ण। उच्छिप्त या ताड़न जात वर्ण। तो ये कौन से हैं? देखिए, उच्छिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। उच्छिप्त यानी किसी चीज को फेंकना। तो जिन वर्णों का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को झटके के साथ स्पर्श करके किया जाता है उन्हें उच्छिप्त या ताड़न जात वर्ण कहते हैं। ठीक है। जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो झटके के साथ जो है उलटकर तालु को स्पर्श करेगी, तो वो कौन से होंगे? उच्छिप्त वर्ण या ताड़न जात वर्ण। और वो उच्छिप्त वर्ण कौन से हैं? ड और ढ। ये दोनों उच्छिप्त वर्ण हैं, ड और ढ। 5वां लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण। तो लुंठित वर्ण देखिए, उच्छिप्त वर्ण। लुंठित वर्ण कौन से हैं? लुंठित का अर्थ है लुढ़कना या कांपना। लुंठित यानी किसी चीज को लुढ़कना, लुढ़काना या कांपना। यानी कब जब हम बोलेंगे तो जो है वर्ण बोलते समय किस प्रकार से जो है लुढ़कती हुई सी, जो है कांपती हुई सी वायु जो है बाहर निकलेगी। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ टकरा कर लुढ़कती एवं कांपती सी लगती है उन्हें लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो लुढ़कती हुई सी या कांपती हुई सी लगेगी, उसे लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। अब ये लुंठित वर्ण कौन सा है? रे। रे क्या है? लुंठित वर्ण है। ठीक है। अगला है ईषत् स्पर्श या अर्धस्वर या अंतस्थ वर्ण। ईषत् स्पर्श, अर्धस्वर या अंतस्थ वर्ण। तो ये कौन से? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण अवयव प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वह प्रयत्न व्यंजन की तरह का पूर्ण स्पर्श नहीं होता और वे ध्वनियाँ अवरोध रहित उच्चरित होती हैं। इन वर्णों को ईषत् स्पर्श या अर्धस्वर वर्ण कहते हैं। इनका जब हम उच्चारण करेंगे ईषत् स्पर्श वर्णों का, तो क्या होगा? उच्चारण करने में जो हमारी श्वास वायु है वो रोकने का के लिए उच्चारण अवयव प्रयत्न तो करता है, वायु को रोकने का प्रयत्न तो करता है। व्यंजनों में जब वायु रोक की जाती है तो रोकने का प्रयत्न तो करता है, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं पाता है। और ये ध्वनियाँ बिना अवरोध के, यानी बिना किसी रुकावट के जो उच्चरित होती है। और बिना रुकावट के कौन सी ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं? स्वर। तो अब देखिए, ये जो है व्यंजन की तरह रुकावट पैदा भी करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाता, इसलिए व्यंजन भी है। और स्वर की तरह जो है अवरोध रहित होने से ये जो है स्वर भी है। तो ये जो है उच्चारण, इनको क्या कहेंगे? हमें अर्ध स्वर कहते हैं या ईषत् स्पर्श वर्ण कहते हैं या फिर अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं इनको। ठीक है। अर्धस्वर, ईषत् स्पर्श या अंतस्थ वर्ण। ठीक। तो ये कौन से हैं? ये है य और व। ये और व वर्ण जो है ये अर्धस्वर वर्ण है या अंतस्थ वर्ण है या ईषत् स्पर्श वर्ण है। अगला है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक का अर्थ है बगल का। पार्श्विक यानी बगल का।
तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों बगल से निकलती है वे पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं। अर्थ समझ में आ गया तो परिभाषा आराम से बन गई। पार्श्विक यानी बगल का, तो जिनका उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु जो है जीभ के दोनों तरफ से निकल जाती है, बगल से निकल जाती है, उन्हें पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और पार्श्विक वर्ण कौन सा है? लय। अगला है संघर्षी वर्ण। तो जिन व्यंजन अवयवों के उच्चारण में वायु मुख्य अवयव से संघर्ष के साथ निकलती है उन्हें संघर्षी वर्ण कहते हैं। यानी जिनका जब हम उच्चारण करेंगे तो वायु जो है वो संघर्ष के साथ निकलेगी, तो वो कौन से होंगे? संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में वायु संघर्ष के कारण कुछ गर्म हो जाती है, अतः इन वर्णों को उष्म व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी वर्णों को उष्म व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है और संघर्ष करती है तो वायु कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन से वर्ण हैं संघर्षी वर्ण? ये है स और है, ये संघर्षी वर्ण है, स है। इसके अलावा जो दूसरी भाषाओं के आए हुए ये जो शब्द हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, कौन से? क, ख, ग, ज और फ, जो ग्रहित वर्ण हैं ये भी किस में आएंगे? संघर्षी वर्ण में आते हैं। ठीक है, अगला है संयुक्ताक्षर वर्ण। संयुक्ताक्षर, ये देखिए देवनागरी लिपि में दो दो व्यंजनों को लिखने के अलग अलग चिन्ह हैं। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, इनके लिए अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित है। यानी दो व्यंजनों को मिला करके जो है एक अलग लिपि चिन्ह बना दिया है, ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ठीक है, छ, त्र, ग और श्र, ये क्या है? संयुक्ताक्षर वर्ण है। अब ये छ जो है ये किससे बना है? क प्लस स से। क प्लस स यानी क और स को मिला करके ये अलग से जो है हमने अपनी लिपि में अलग वर्ण बना दिया, छ छत्रीय। ठीक है, तय प्लस रे से क्या बना दिया? त्र। ज और य से ग और स और रे से श्र, तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त अक्षर। अगला है अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कौन से? देखिए अयोगवाह कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें न स्वर में रखा जाता है और न ही व्यंजन में, तो वो कौन सी होंगी? अयोगवाह, जो न स्वर हैं और न व्यंजन है। इनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की है। अयोगवाह जो है जो न स्वर हैं और न ही व्यंजन है, दोनों के बीच के माने जाते हैं अयोगवाह। ठीक है, और वो कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह वर्ण है, अनुस्वार और विसर्ग। अगला है, आगे देखिए अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ। अब अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? तो नाक के द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना अनिवार्य है अनुस्वार कहलाती। ठीक है, वो नाक के द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना अनिवार्य है, यानी कोई भी व्यंजन के साथ भी यदि अनुस्वार आ रहा है तो व्यंजन पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी होंगी? अनुस्वार ध्वनियाँ कहलाती हैं। जबकि अनुनासिक कौन सी कहलाएंगी? जबकि वे स्वर ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है वे अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अनुनासिक ध्वनियों में वायु मुख और नाक दोनों के से निकलती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे आँख, चांद, यानी चंद्र बिंदु अनुनासिक में आते हैं। ठीक है, एक है नासिक ध्वनियाँ जो अभी हमने पढ़ी, ये कितने भेद हैं इनके देख लीजिए। एक तो अनुनासिक स्वर होते हैं, अनुनासिक ध्वनियाँ, एक अनुस्वार ध्वनियाँ होती है, एक नासिक जो है व्यंजन होते हैं। तो अनुनासिक स्वर में ये सभी 11 स्वर हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और जो इनके ऊपर चंद्र बिंदु है लेकिन जो ऊपर वाली मात्रा है, जैसे ये ए है, आई है, अब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाने में कठिनाई आती है, इसलिए इनके ऊपर केवल बिंदु लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो अनुनासिक स्वर हैं वो
चंद्र बिंदु लगाए जाते हैं, लेकिन यदि ऊपर वाली मात्रा वाला आ जाए तो केवल बिंदु ही लगाया जाता है। तो ये अनुनासिकी कहलाएगी ये भी, ठीक है। अगला अनुस्वार। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाली ध्वनियां अभी बताया था, ठीक है। और ये रे ल व स है से पूर्व आने वाली नासिक ध्वनियां जो है अनुस्वार में आती हैं। ये रे ल व स है, इनसे पहले जो इस प्रकार की ध्वनियां आती हैं वो कौन सी होंगी? अनुस्वार ध्वनियां होंगी। अनुनासिक जो है ये ध्वनि पांचवें वर्ण वाली ध्वनि, ठीक है, अनुस्वार कहलाएंगी। ये रे ल से पहले जो भी पांचवें वर्ण की ध्वनि आएगी वो क्या कहलाएगी? अनुस्वार। और अनुनासिक व्यंजन, ये 5 जो वर्ग हैं उन पांचों वर्ग के जो 5वां वर्ण है वे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, नासिक व्यंजन कहलाते, सॉरी। पांचों वर्गों के 5वें जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? नासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये है पांडव, ये न जो है न ये नासिक के व्यंजन है। ये कंपन, ये मैं क्या है? नासिक व्यंजन है। तो इस प्रकार से हमने वर्णों का सभी प्रकार से वर्गीकरण कर लिया है, सारे भेद देख लिए। अब आगे अगले वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।